Good morning, my dear students. Welcome to the online chemistry of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Renwal. Children, in the last video, we have discussed about the introduction of atomic structure. In that video, we discussed about the discovery of subatomic particles. We have already studied about the cathode discharge tube experiment. Now we are discussing about the charge on oil drop और डिस्कवरी ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन. चिल्ड्रन, जो एक्सपेरिमेंट है वो सबसे पहले किया गया था रॉबर्ट मिलिकन के द्वारा, और रॉबर्ट मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट करके ये बताया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है. ठीक है, अब उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कैसे परफॉर्म किया वो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा. उन्होंने एक सिलेंड्रिकल वेसल को लिया, ठीक है, एक पाइप मान सकते हैं आप लोग इसको. तो उस वेसल के जो टॉप मोस्ट है और जो बॉटम है उसको इन्होंने क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद में इन दोनों के अपर पार्ट और लोअर पार्ट इनके बीच में एक पोरस प्लेट को रखा गया. आपको दिख रहा होगा इसके बीच में एक क्या रखी गई है, पोरस प्लेट रखी गई है. और ऊपर की तरफ जो है, ऊपर वाली जो प्लेट है उसको बोला गया कैथोड, और नीचे वाली प्लेट को यहाँ पर बोला गया एनोड. अब इस जो पोरस जो प्लेट है इसके ऊपर की तरफ ऑयल से भरे हुए स्प्रिंकल के द्वारा इसमें ऑयल की मिस्ट यानी फॉग को छोड़ा गया. ठीक है ना. अब बहुत सारी ऑयल की मिस्ट जब छोड़ी गई तो सेंटर में इसमें एक पार्ट में एक छेद हो रहा है. उस छेद के द्वारा एक ऑयल ड्रॉप जो है वो नीचे की ओर थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर गिरती है. जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर गिरती है तो कैथोड और एनोड के प्रेजेंस में जब वो नीचे की ओर गिर रही होती है तो नीचे जो इस प्लेट के नीचे की तरफ जो है एयर को भरा गया है, और उस एयर को एक्स रे को इसमें डालते हुए एक्स रे से उस एयर को आयोनाइज किया गया. जब आयोनाइज एयर के कांटेक्ट में ये ऑयल ड्रॉप आती है तो ऑयल ड्रॉप भी जो है ये खुद भी क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है. और उस आयोनाइज्ड ऑयल ड्रॉप के ऊपर जब स्टडी किया गया एक्सपेरिमेंट को कि इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज कैलकुलेट हो गया. और उस चार्ज को कैसे कैलकुलेट किया गया वो कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला था. अगर उस ऑयल ड्रॉप पर हमें चार्ज Q कैलकुलेट करना है तो फॉर्मूला दिया गया Q = NE. Q = NE. N क्या है, नंबर ऑफ ऑयल ड्रॉप्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और E जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है. ठीक है ना. तो हमें कह दिया जाए कि इतने इलेक्ट्रॉन्स उसके पास में हैं, 10 हैं, 20 हैं, तो 1 2 3 4 जितनी भी उसकी वैल्यू होगी वो रख दी जाएगी. और चार्ज जो है वो हम जानते ही हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम. तो उस पूरी ऑयल ड्रॉप पर क्या निकल के आ जाएगा, उसका चार्ज निकल करके आ जाएगा. ठीक है बच्चों. उसके बाद में जो है हम जब आगे बढ़ते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज निकल गया वो, और इलेक्ट्रॉन का जो E/m रेशियो था उसके द्वारा जो है हम उस इलेक्ट्रॉन का मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है ना. इसी एक्सपेरिमेंट को बेसिस लेते हुए उस ऑयल ड्रॉप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट किया गया, और वो मास को निकालने का जो फॉर्मूला था वो कुछ इस प्रकार था. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन = चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज बाय m रेशियो. ठीक है बच्चों. अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में, और इलेक्ट्रॉन का जो E/m रेशियो है उसकी वैल्यू होती है 1.76 × 10⁻13 कूलम पर किलोग्राम kg इनवर्स में. ठीक है बच्चों. जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो सॉल्व करने पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के आता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम में, और इसी को अगर ग्राम में लिखा जाए तो ये हो जाएगा 9.1 × 10⁻28 ग्राम. तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे कि मिलिकन के ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन का मास भी निकाल सकते हैं, और मास निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है ना. इसको जब सोल्व किया जाएगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आ जाएगा, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम में. ठीक है बच्चों. एक्सपेरिमेंट को ध्यान रखेंगे. मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है या जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, उसको कैलकुलेट करने के लिए रॉबर्ट मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया. और उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक पोरस प्लेट को एक सिलेंड्रिकल वेसल के अंदर पुट किया और उसको अरेंज किया, और अरेंज करने के बाद में इस सिलेंड्रिकल वेसल का एक पार्ट कैथोड माना गया, दूसरा पार्ट इसका एनोड माना गया, और इस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया.
और जो कैथोड के नीचे जो प्लेट वाला जो पार्ट है वहाँ पर ऑयल से भरे हुए स्प्रिंकल को छोटी छोटी बूंदों के रूप में इसमें छोड़ा गया। ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जब ऑयल ड्रॉप नीचे की ओर गिरती हैं तो उन बहुत सारी ऑयल ड्रॉप में से कोई एक ऑयल ड्रॉप जो है उस छेद के द्वारा नीचे की ओर गिरती है। तो जब नीचे की ओर गिरती है तो इस ऑयल ड्रॉप पर एक्सरे गिराई जाती है। एक्सरे जब गिराई जाती है तो एक्सरे के द्वारा सबसे पहले तो एयर आयोनाइज होती है और उस आयोनाइज एयर के कॉन्टेक्ट में जब वो ऑयल आती है, ऑयल ड्रॉप आती है, तो वो खुद भी आयोनाइज होती है और उस आयोनाइज्ड जो ऑयल ड्रॉप है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जब स्टडी किया जाता है तो स्टडी करने के बाद में हम उस ऑयल ड्रॉप पर चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका जो फॉर्मूला है Q = Ne। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कितने इलेक्ट्रॉन्स के अंदर इंक्लूड है वो, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो पूरी ऑयल ड्रॉप जो एक ऑयल ड्रॉप है उसके ऊपर चार्ज कैलकुलेट किया जा सकता है। सिमिलरली इसी एक्सपेरिमेंट को बी हाफ लेते हुए हमने जो दूसरा जो पार्ट लिया वो है कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को रेशो लेना है किसके साथ में? इलेक्ट्रॉन के E/m रेशो के साथ में। जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो हमारे पास में उस इलेक्ट्रॉन का मास कैलकुलेट हो जाएगा। तो बच्चों आप इसको सावधानी पूर्वक अपनी कॉपी में उतार लेंगे और इसको याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम इसके आगे की पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों बात करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी? ये की थी गोल्डस्टीन ने 1886 में। एक्सपेरिमेंट वही है जो कि हमारा डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, सेम उसी कंसेप्ट पे इसको लिया गया। ग्लास की बनी हुई सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब को डिस्चार्ज ट्यूब कहा गया। इसके अंदर वैक्यूम रखा गया और इसके अंदर जो प्रेशर रखा गया काफ़ी कम रखा गया और उसकी वैल्यू थी 10⁻³ mm ऑफ Hg। और मेटल के एनोड और कैथोड को एस्टेब्लिश करते हुए इसको 10,000 वोल्ट का हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया गया। जब इस एक्सपेरिमेंट को देखा गया तो हमने लास्ट क्लास में कहा था कि कैथोड से एनोड की ओर कैथोड रेज चली थी जिनको हमने इलेक्ट्रॉन्स नाम दिया। इसी प्रकार से एनोड से कैथोड की ओर कुछ पॉजिटिव पार्टिकल जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन चलते हैं इलेक्ट्रॉन्स के। तो इन अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में जाने वाले पॉजिटिव पार्टिकल्स को प्रोटॉन कहा गया। बट एट दैट टाइम उनको एनोड रेज या कैनाल रेज कहा गया था। ध्यान रखेंगे हम लोग, जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था तब इनको प्रोटॉन नाम नहीं दिया गया था, इनको कहा गया था कैनाल रेज या हम इनको कहा था एनोड रेज इनको कहा था। ठीक है ना बच्चों, इनकी प्रॉपर्टी जो है वो जो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी थी लगभग वैसे ही है, बस मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, तो ये चीज़ डिस्कवरी है। उसके बाद में जो जो एक्सपेरिमेंट हमने वहाँ प्रूव किए थे सेम उन्हीं एक्सपेरिमेंट को प्रूव यहाँ पर किया गया। कैसे कहा गया? जैसे पिछले वाले एक्सपेरिमेंट में एनोड के पीछे जो है जिंक सल्फाइड का एक कोटिंग लगाई गई थी और एक वहाँ पर चमक उत्पन्न हुई थी, वैसे कि वैसे ही अब की बार जो है कैथोड के पीछे की ओर जिंक सल्फाइड की एक कोटिंग लगाई गई। जब पॉजिटिव पार्टिकल उससे टकराए तो वहाँ पर भी एक चमक, एक शाइन डेवलप हुई। एक पंखा जो है लाइट वेट का इनके बीच में एस्टेब्लिश किया गया। जब एनोड रेज वहाँ से गुजरी तो एनोड रेज का भी मास होने से या वेलोसिटी होने से वो पंखा भी अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा। इसी प्रकार से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर वो जो पॉजिटिव पार्टिकल हैं वो हमारे नेगेटिव टर्मिनल की ओर मुड़ गए। इसी प्रकार से जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया गया तो जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं दैट इज़ प्रोटॉन्स वो हमारे नॉर्थ पोल की ओर मूव हो गए और इस एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया गया। और लास्टली इन पॉजिटिव पार्टिकल्स को नाम दिया गया था प्रोटॉन्स। द चार्ज ऑन प्रोटॉन्स हम जानते हैं इसकी वैल्यू होगी +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम में, और इसकी जो मास है वो कम था इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में और उसकी वैल्यू थी 9.1 हम ये कह सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻28 किलोग्राम में। ये हमको उस वैल्यू को रखना था वहाँ पर। ठीक है ना बच्चों, तो ये हम ध्यान रखेंगे। बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ वैसे की वैसी हैं, एक्सपेरिमेंट बिल्कुल वही है जो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के साथ में था। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कर देता हूँ। सिमिलर टू कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट अ ग्लास ट्यूब is taken for the experiment in which metallic cathode and anode are established in the tube. High voltage, that is 10,000 volt, is applied to the electrodes and the vacuum is established in the glass tube. When the voltage is flow in the circuit, then we can see that or we can feel that positive particles from anode to cathodes move. ठीक है ना। और जब इसको प्रूव करने की बात आई तब उन्होंने 3 चीज़ें यहाँ पर डेवलप करी।
कि कैथोड के पीछे की ओर जिंक सल्फाइड की कोटिंग लगाई गई, शाइनिंग डेवलप हुई। एक लाइट वेट का फैन जब लगाया गया तो लगाने पर उस फैन का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना, वो उसके मास और वेलोसिटी के बारे में बताया। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर वो जो प्रोटॉन्स हैं वो उसके नेगेटिव टर्मिनल की ओर मुड़ गए, अपने पाथ से डेविएट हो गए। और फोर्थ चीज़ जो यहाँ पर है, वो जब एक्सटर्नल नेगेटिव फील्ड लगाया गया तो प्रोटॉन्स जो हैं या जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो नॉर्थ पोल की ओर मूव कर गए। तो उन सब एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि एनोड से कैथोड की ओर कुछ पॉजिटिव पार्टिकल्स मूव करते हैं, जिन्हें बाद में जाकर के कैथोड कहा गया। बट एट द टाइम ऑफ एक्सपेरिमेंट उन पॉजिटिव पार्टिकल्स को कैनाल रेज या उनको एनोड रेज कहा गया था। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई। सेम इसी एक्सपेरिमेंट को न्यूट्रॉन्स के लिए भी देखा गया, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट की बारी आई तो वहाँ पता चला कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिबरेशन के दौरान कुछ ऐसे पार्टिकल्स भी मूव होते हैं जो न तो जो न तो कैथोड की ओर जाते हैं और जो न कैथोड की ओर न एनोड की ओर जाते हैं, और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है ना। तो उन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स को नाम दिया गया न्यूट्रॉन, और ये डिस्कवरी की गई जेम्स चैडविक के द्वारा। तो बच्चों आपको बात समझ में आ गई। न्यूट्रॉन्स जो है होते हैं ये न्यूट्रल स्पीशीज हैं, न तो कैथोड की ओर मूव करेंगे न ये एनोड की ओर मूव करेंगे। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर और मैग्नेटिक फील्ड लगाने पर भी इनका कोई डेविएशन हमें ऑब्जर्व नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज की वीडियो में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ मास, कैलकुलेशन ऑफ चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉप एंड डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आगे की ओर हम इसमें मूव करते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमारे पास में वीडियो का जो अगला पार्ट है बहुत अच्छा पार्ट है। कई एग्जाम्स में यहाँ से कई सारे क्वेश्चन उठ के आते हैं, तो आप सब बच्चे अब अपनी अटेंशन को रखेंगे और वीडियो को ध्यान से देखेंगे। बच्चों हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो है एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। आप लोगों ने बच्चों 9th और 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल को लर्न किया होगा, और वहाँ कई सारे एलिमेंट्स के नाम और उनके सिंबल्स आप लोगों को लर्न है। ठीक है ना। तो उन सिंबल्स की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं और उनकी क्या यूटिलिटी है वो अब हमारे सामने पेश होगी। ठीक है बच्चों, किसी भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट को हम एक्स से इंडिकेट करते हैं सिंपल वे में। कई सारी बुक्स में आप देख लेंगे इसके लेफ्ट साइड में और लोअर केस में जेड लिखा जाता है, और अपर केस में राइट साइड में यहाँ पर ए लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आप समझेंगे ये जो कैपिटल एक्स लिखा हुआ है ये हमारा एलिमेंट है या एलिमेंट का सिंबल होगा। ठीक है ना। और ये जो जेड लिखा हुआ है ये हमारा उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा कि पीरियोडिक टेबल में उस एटॉमिक या एलिमेंट को जो है क्या नंबर दिया गया है। इसी प्रकार से जो ये ए लिखा हुआ है बच्चों, ये हमारा उस एटम का एटॉमिक मास है। ठीक है बच्चों, तो हम ध्यान रखेंगे एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा, एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और एलिमेंट को जो है हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 6C12। तो आप यहाँ बता सकते हैं कि एलिमेंट का नाम क्या है, कार्बन। कार्बन का रिप्रेजेंटेटिव या इसका सिंबल जो है वो है C। ठीक है ना। 6 जो है, जो नीचे लोअर केस में लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, ये हमारा हो गया उसका एटॉमिक नंबर, यानी पीरियोडिक टेबल में कार्बन को कौन सी पोजीशन दी गई है, 6th पोजीशन दी गई है। इसी प्रकार से 12 जो है उस कार्बन का एटॉमिक मास है। ठीक है ना, कि उस एटम का एक्सपेरिमेंट के द्वारा वो कितना मास कैलकुलेट हुआ है, तो उसका एटॉमिक मास कितना हुआ बच्चों, 12। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं 7N14। तो यहाँ भी आप बता सकते हैं कि एलिमेंट का नाम क्या है, नाइट्रोजन, जिसको हम N से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर है 7 और एटॉमिक मास हो गया इसका 14। ठीक है बच्चों, अब डाल्टन का जो एक्सपेरिमेंट है हम वहाँ पे थोड़ा सा वापस फ्लैशबैक में चलते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है तो उसका जो सेंटर पार्ट है ये इसका न्यूक्लियाई होता है, और उसके बाहर जो है स्फेरिकल शेल्स होती हैं। ठीक है ना बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, शेल्स कहते हैं। और इन शेल्स में कौन रिवॉल्व करता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। और इसका जो सेंट्रल पार्ट है बच्चों, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा, ये भी हमारा क्या है, शेल हुआ। ठीक है ना। इसी प्रकार जो सेंट्रल पार्ट है जिसको मैंने प्लस से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये सेंट्रल पार्ट उस एटम का क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। और इस न्यूक्लियस में हमें दो चीज़ें मिलेंगी बच्चों, एक तो होता है हमारे पास में प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियाई है या जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में दो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। एक को कहा जाता है प्रोटॉन और दूसरे को कहा जाता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम कंबाइंडली न्यूक्लियस में ऑब्जर्व करते हैं और इनको कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है बच्चों, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का सब जो है
सम जो है उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कंबाइंडली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ठीक है बच्चों, और इनकी सिचुएशन कहाँ पर होती है, वो होती है न्यूक्लियस में। और इस न्यूक्लियस के बाहर जैसे जैसे हम जाते जाएंगे हमको क्या चीज़ मिलेंगी, शेल्स, और उन शेल्स में कौन सा थर्ड सब एटॉमिक पार्टिकल मिलेगा, हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जैसे इसके न्यूक्लियस के जस्ट बाहर गए तो शेल नंबर 1 जो है, इस शेल नंबर 1 को आपने लोअर क्लास में इसको के नाम दिया होगा। इसके जस्ट बाहर की ओर जो शेल है इसको आपने एल नाम दिया होगा, ऐसे ही बाहर की ओर होगा इसको एम नाम दिया हुआ होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई। अब हम इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं कि हमारे जो एटॉमिक नंबर है या एलिमेंट का नाम है या एटॉमिक मास है उससे कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट जो है वो जुड़े हुए हैं। लेट्स सी द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू द एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर। तो बच्चों एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को मैंने एक टेबल बना के लिखा हुआ है, आप लोग इनको ध्यान से लर्न कर लेंगे, याद रख लेंगे। जैसे इतने तो हमें याद होने चाहिए क्योंकि कई बार फॉर्मूला बनते हैं और हमें उस फॉर्मूला का मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना होता है, तो वहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहला हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, और इसका जो एटॉमिक मास है वो भी 1 ही है बच्चों। इसके अलावा जितने भी आएंगे उनके एटॉमिक मास उनके एटॉमिक नंबर के या तो डबल होंगे या डबल से थोड़े से ज़्यादा होंगे, कोई एक्सेप्शनल केस में कभी भी कम नहीं होगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से हीलियम में 2 इसका एटॉमिक नंबर हो गया और 4 इसका एटॉमिक मास हो गया। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और इसका एटॉमिक मास हो गया 7। बेरिलियम के लिए एटॉमिक नंबर 4 हो गया, एटॉमिक मास 9 है। ऐसा ही 5b 11 हो गया, 6c 12 हो गया, 7n 14 है, 8o 16, 9f 19, 10 नियॉन 20, 11 Na 23, 12 Mg 24, मैग्नीशियम का 24 होता है। एल्यूमिनियम का 27 एटॉमिक मास है, 13 जो है इसका एटॉमिक नंबर हो गया, 14 सिलिकॉन 28, 15 फॉस्फोरस 31, 16 सल्फर 32, 17 Cl 35.5, 18 ऑर्गन 38, 19 पोटेशियम 39 एंड 20 कैल्शियम 40। तो इतने एलिमेंट का हम लोगों को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास लर्न होना चाहिए। इसके अलावा 21 to 30 तक जो एलिमेंट है उनका हमको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है 12th लेवल तक, ताकि वो हमारा इजी हो जाएगा। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तब हम बाकी की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसके जो आगे की जो टॉपिक्स हैं वो किस प्रकार से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हम बारी बारी से एक एक को देखते हैं। तो बच्चों पहला जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है आइसोटोप। हम लोग ध्यान रखेंगे आइसोटोप क्या होता है, ऐसी 2 या 2 ज़्यादा स्पीशीज जिनका जेड जो है वो तो सेम होगा, जेड तो क्या होगा बच्चों उनका सेम होगा, लेकिन एटॉमिक मास जो है ये उनका होगा डिफरेंट। तब ऐसी स्पीशीज को क्या नाम देते हैं हम लोग, आइसोटोप नाम देते हैं। जैसे 6c12, 6c13, 6c14। तो आप क्या देख रहे हैं तीनों में क्या रिलेशनशिप है, ये तीनों हमारे क्या है, आइसोटोप है। एटॉमिक नंबर जो है सेम है लेकिन एटॉमिक मास कैसा है यहाँ पर डिफरेंट है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल लेते हैं 7n13, 7n14, 7n15। तो ये तीनों भी हमारे क्या हो गए बच्चों, यहाँ पर आइसोटोप हो गए। तो हम ध्यान रख लेंगे इस चीज़ को। आइसोटोप वो स्पीशीज होती है जिनके लिए जेड एटॉमिक नंबर जो है वो सेम होगा लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे टॉपिक पर, वो है हमारे पास में आइसोबार। ठीक है बच्चों, आइसोबार इसका जस्ट उल्टा है। ऐसी 2 या 2 ज़्यादा स्पीशीज जिनका जेड तो होगा डिफरेंट लेकिन उनका जो ए है वो कैसा हो जाएगा बच्चों, सेम हो जाएगा। ए तो सेम होगा और जेड हो जाएगा उनका डिफरेंट। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग 6c14, 7n14। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये हो गया। इसी प्रकार से हम लोग ले लेते हैं 7n15, 8o16। ठीक है बच्चों, आप यहाँ भी ध्यान से देखिए 7n14। तो यहाँ पर जो है हमारे पास में जेड क्या है, देखो इनका डिफरेंट है लेकिन ए कैसा हुआ, सॉरी ये गलत हो गया हमारे पास में। तो 7n, इसको भी हम 15 ही कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है ये हमारे पास में कौन सी स्पीशीज हो जाएगी, ये आइसोबार हो जाएगी। तो हम ध्यान रखेंगे आइसोबार वो स्पीशीज होगी जिनका जेड तो डिफरेंट होगा लेकिन उनका एटॉमिक मास जो है वो सेम होगा, तब उनको हम कहते हैं आइसोबार। तो बच्चों हमारे पास में जो थर्ड टॉपिक आता है वो है आइसोटोन। आइसो का मतलब होता है बच्चों सेम और टोन का मीनिंग यहाँ पर है न्यूट्रॉन से।
तो न्यूट्रॉन जिन स्पीशीज में सेम होगा तो उनको कहा गया है आइसोटोन। आप देख रहे होंगे ऐसी दो या दो ज़्यादा स्पीशीज जिनका ए और जिनका जेड यानी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर ये दोनों डिफरेंट होंगे, बट उनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो सेम होंगे, ठीक है ना। सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे वहाँ पे सेम होंगे। ए और जेड डिफरेंट होंगे लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे वहाँ पर सेम हो जाएंगे। तो ऐसी स्पीशीज को क्या कहा जाएगा आइसोटोन। अब बच्चों नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करें आप जरा ध्यान समझें। थोड़ी देर पहले मैंने x लिखा था, यहाँ z लिखा था और यहाँ क्या लिखा था a। अगर आपको किसी एलिमेंट में या किसी स्पीशीज में प्रोटॉन्स कैलकुलेट करने हैं, जैसे आप देख रहे हैं इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो जिस एटम का z जो लिखा हुआ है उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन होंगे और उतने ही उसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन। अगर कोई एलिमेंट किसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा सेम होंगे और कितने होंगे जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। अब बात आती है न्यूट्रॉन की कि न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करें। अगर एटॉमिक मास में से मुझे सपोज न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना है तो एटॉमिक मास में से अगर जेड को आप लेस कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 6C14 और यहाँ पर हमने ले लिया 7N15, ठीक है बच्चों। अब जरा हम देखते हैं क्या इन दोनों स्पीशीज का जेड सेम है, नहीं है। इनका एटॉमिक मास भी डिफरेंट है 14 एंड 15। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें न्यूट्रॉन निकाल लेते हैं। 14 और 6 कितने हो गए बच्चों हमारे पास में 8। 14 - 6 इज इक्वल्स टू कितने हो गए हमारे पास में 8। ऐसे ही यहाँ पर हम लेस कर लेते हैं 15 - 7, तो ये वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई बच्चों 8 आ गई, ठीक है ना। इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दोनों में क्या है सेम है। तो ये दोनों में जो रिलेशनशिप है वो कौन सी रिलेशनशिप में है आइसोटोन है ये दोनों, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हम लोग पता कर लेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर सेम है बट उनका ए और जेड डिफरेंट है तो उनको आइसोटोन कहा जाएगा। एक और स्पीशीज बच्चों इसके साथ रिलेटेड है, नंबर 4th टॉपिक जो है वो है हमारे पास में आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है बच्चों। एक और स्पीशीज हमारे काम की है उसको क्या कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहा जाता है। 4th टॉपिक की बात कर रहे हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रिक भी इसको कह सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऐसी स्पीशीज जिनका जेड जिनका ए, ठीक है ना, और जिनका चार्ज भी ले सकते हैं हम लोग, ये सारे के सारे इक्वल न हो, यानी ये सब कैसे हो डिफरेंट हो, ठीक है बच्चों। जेड भी अलग होगा, एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा, चार्ज भी डिफरेंट होगा, बट उनके अंदर जो चार्ज है या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो होंगे बच्चों वो कैसे आएंगे सेम आएंगे। तो ऐसी स्पीशीज को क्या लिखा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग कि हमने लिखा O-2, ये ऑक्साइड आयन है बच्चों। O-2 जब लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाता है ऑक्साइड आयन लिखा जाता है। इसी प्रकार से मैंने लिखा F-, ये फ्लोराइड आयन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग फ्लोराइड आयन। और इसी प्रकार से मैंने लिख लिया Na+, इसको कहा जाता है सोडियम आयन। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जेड ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका होता है 9, इसका होता है 11। जेड डिफरेंट है, एटॉमिक मास भी डिफरेंट होगा, 8O16 होता है, 9F19 होता है, 11Na23 होता है। तो एटॉमिक मास भी डिफरेंट है, चार्ज भी आप देख रहे हैं यहाँ -2 चार्ज है, यहाँ -1 है और यहाँ पर +1 है, सब डिफरेंट है। अब इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं जरा मैं बता देता हूँ आपको। जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है, सपोज आपका X एलिमेंट है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, कुछ भी सपोज -1 हो, चाहे -2 हो, चाहे -3 हो, और ये हमारे पास में क्या होता है जेड। अगर नेगेटिव चार्ज है और एटॉमिक नंबर आपको जो दिख रहा है उस जेड में उतनी वैल्यू को आप ऐड कर लेंगे। तो ऐड करेंगे, सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज यही है, इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ 8। हमने कहा इसको ऐड कर लेंगे तो 8 और 2 कितने हो गए हमारे पास में 10। तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके अंदर नंबर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। 8 इसका एटॉमिक नंबर था, 2 इसको जोड़ लिया तो हम इस पर कितने हो गए ये 10 हो गए। ऐसे इसका 9 था और ये कितना चार्ज लगा हुआ है -1, तो 9 + 1 कितना हो गया ये 10। इसी प्रकार से ये 11 था। अब बात आती है प्लस वाले को क्या करेंगे हम, तो प्लस वाले में जितना मैग्नीट्यूड दिख रहा है उसको हम लेस कर लेंगे एटॉमिक नंबर में से। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना था 11 में से 1 चला गया तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास में 11 - 1 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। यहाँ मैं बता सकता हूँ आपको ये 9 + 1 है इसलिए ये 10 हो गया, और इसका एटॉमिक नंबर था 8
8+2 इज इक्वल टू कितना हो गया 10। इसमें इस स्पीशीज को क्या कहा गया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहा गया। हम लोग इसको ध्यान रख लेंगे, ठीक है ना बच्चों। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी बातें होती हैं जो इस आगे की फर्दर क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम इन 4 पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे, अगली क्लास में हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक आप इन सब नोट्स को अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लेंगे। कोई भी क्वेरीज आपके मन में हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ एट योर होम। गुड डे।